इस लेक्चर्स के जरिए सीखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास किस तरीके से फॉर्म हो रहा है और उसके उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। वो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का जो होगा 1 एटम आपस में कंबाइन होकर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। वो पानी जो हमारे पास सेल में है वो क्या करा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस करा है। बेंट शेप होती है बांड, जिसे हम हाइड्रोजन बांड कह रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन बांड क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल को भी इससे साथ साथ एक ही डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी। जो हमारे फुट पाइप है या ट्रेकिया है हमारे पास, ये जो पाइप्स ऊपर जा रही हैं ब्रेन के साथ साथ लिंकेज है, वहीं पे ब्लड जाहिर सी बात है मौजूद होगी। अब ब्लड मौजूद है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं आ रहा। अंदाजा होना चाहिए कि जो हमारे पास डेली बुनियाद के लिए हम जो काम करते हैं उसके लिए जो हम कैलोरीज का इस्तेमाल करते हैं वो भी इससे बहुत कम है। इसमें जो होता है मेंटेन करते हैं किस चीज को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। और ये जो हमारे पास आते हैं वो रिवर्सेबल रिएक्शन है, वो वाटर में फ्लोटिंग कैसे करती है और इसमें शेप जो है मखसूस कैसे आ जाती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जाकिर हुसैन और मैं हूं आपका एजुकेटर जाकिर हुसैन। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि जिसमें हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि आज हम इस लेक्चर्स के जरिए सीखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास किस तरीके से फॉर्म हो रहा है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, सबसे पहले जब हम वाटर की बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले केमिकल जो फार्मूला होता है वाटर का वो जहन में आता है। जैसा कि यहीं पे पहली जो पॉइंट है वो होता है कि बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके जो केमिकल फार्मूले की बात करें तो हमारे पास H2O होता है, H2O। अब H2O मॉलिक्यूल्स है वाटर का केमिकल फार्मूला है। यहाँ पे ये हमें साबित हो रहा है कि जो वाटर का फॉर्मेशन होगी वो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का जो होगा 1 एटम आपस में कंबाइन होकर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो बेड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का एक बेड कंडक्टर होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। और उसके अलावा जो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल्स, यानी कि हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं इनमें जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास कंपोनेंट मिलता है वो हमारे पास वाटर मिलता है। वो कितना होता है, वो जो हमारे पास मौजूद होता है वो 70 to 90% हर एक सेल में मौजूद होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या अहमियत है। और उसके अलावा ये याद रखेंगे कि जो 70 to 90% सेल में मौजूद है वो पानी जो हमारे पास सेल में है वो क्या करा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस करा रहा है। केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारे सेल्स के अंदर हो रहे हैं वो हमारा यही वाटर मॉलिक्यूल्स करा रहा है। यानी कि वाटर की मौजूदगी से ही हमारे जो सेल में रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। अगर वाटर मौजूद ना हो तो वो केमिकल रिएक्शंस अच्छे तरीके से सही तरीके से परफॉर्म ना हो पाती। तो फिर सबसे पहले हमारे पास जो अहमियत है वो वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट अबंडेंट सेल्स में मिलता है। और उसके अलावा जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर मौजूद है। और इसके अलावा जो हमारे पास मौजूद है वो उसका एक तो न्यूट्रल होता है, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल। और इसमें से जो बांड होती है, यानी कि जो हम ये जो H2O मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहा है उसमें से बांड होती है, प्लस बांड कौन सी होती है, वो कोविलेंट बांड होती है, कोविलेंट बांड होती है। अब सबसे पहले डायपोल, एक दूसरा अल्फाज है हमारे पास डायपोल। अब डायपोल क्या है, द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड एज डायपोल। यानी कि हमारे पास मानते हैं कि जो हमारे पास वाटर है वो क्या है, हमारे पास पोलर है, मगर इसमें से क्या हो रहा है कि हम कभी कभी इसकी जो चार्जेस होते हैं वो शो करती हैं। चार्जेस जैसे H2O हमने फार्मूला ऊपर लिखा वाटर का, केमिकल फार्मूला वाटर। उसके अलावा हमारे पास H पॉजिटिव आ जाता है और O नेगेटिव आ जाता है। ये हमारे पास डायपोल प्रॉपर्टी कहलाती है वाटर की। अब इसमें से क्या होता है कि इसमें बहुत सारी सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब ये कौन से बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट ये है इसका, बेनिफिट इसका ये है कि इट्स गिव्स प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू वाटर। इट गिव्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू वाटर, यानी कि वाटर को मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज देगी। अब मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, हाई पोलरिटी हो सकती है और उसके अलावा हाई स्पेसिफिक हीट हो सकती है। ये जो प्रॉपर्टी आ रही है वो डायपोल की वजह से आ रही है। और इसके अलावा हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसकी प्रॉपर्टीज है वाटर की। वही लो डेंसिटी ऑफ आइस की जो लो डेंसिटी होती है वो भी एक प्रॉपर्टी आ रही है किसकी, डायपोल की वजह से। यानी कि ये डायपोल इतनी सी प्रॉपर्टीज दे रहा है। उसके अलावा कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेज होती हैं वाटर मॉलिक्यूल में, जो कि वो जो प्रॉपर्टीज दे रहा है वो डायपोल ही दे रहा है।
और इसके अलावा हमारे पास डायपोल जो है मुख्तलिफ तरीके से बता रहा है। और हमें ये भी पता है कि जो नॉन रिएक्टिव होते हैं वो अगर पानी में ऐड करते हैं नॉन रिएक्टिव कंपाउंड हमारे पास रिएक्टिव बन जाते हैं। ये भी वाटर के प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि when we add non-reactive substance in water and H2O become reactive, यानी कि जो भी हमारे पास नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होगी अगर हम उसे ऐड कर रहे हैं वाटर में तो वो क्या बन जाएंगे, रिएक्टिव बन जाएंगे, बिकम रिएक्टिव। अब रिएक्टिव कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं? हमारे पास जो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है जो आमतौर पे हम टेबल साल्ट के तौर पे घरों में यूज करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये NaCl अभी ये जो हमारे पास मौजूद है वो किस फॉर्म में है? आपको भी पता है कि ये जो हमारे पास नॉन रिएक्टिव के फॉर्म में है, नॉन रिएक्टिव के फॉर्म में है जी, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है। अभी हमारे पास अगर हमें किसी पता चला कि नॉन रिएक्टिव है, अगर नॉन रिएक्टिव ना होता तो हमारे जो घरों में मौजूद किसी डब्बे में पड़ा है NaCl सोडियम क्लोराइड तो वहीं पे ही वो रिएक्शन कर जाता और वहीं पे फाइबर्स वगैरह बना लेता। तो फिर ऐसे ये हमारे पास NaCl जो है वो नॉन रिएक्टिव है। तो अब अगर मैं इसे पानी में ऐड करा रहा हूँ, मैं इसे पानी में ऐड करा रहा हूँ तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिएक्टिव बन जाता है। जैसे हम कोई वेजिटेबल्स वगैरह जो घरों में इस्तेमाल करते हैं किचन वगैरह में चीजें, उनमें से वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिएक्टिव बन जाता है। और रिएक्टिव होने की वजह से ये हमारे पास मुख्तलिफ चार्जेस पैदा करता है, यानी कि हम Na पॉजिटिव ले सकते हैं, Cl क्लोरीन नेगेटिव ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें ये मालूम हो रहा है कि ये जो वाटर की प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो भी नॉन रिएक्टिव चीजें होंगी अगर हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वही जो चीजें होती हैं वो रिएक्टिव बन जाती हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है और तो इसकी ये प्रॉपर्टी सारी चीजें होंगी। और इसके अलावा अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर, अब ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये जो सारी हमने अभी डिस्कस की ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से बिहेव करता है हमारे पास वाटर। देखो सबसे पहले वाटर की हम जो बात कर रहे थे H2O केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यानी कि वो जो केमिकल फार्मूला वाटर का है वो H2O है। यानी कि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो दो होंगे। अब यहीं पे मैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, ये इसका O हो गया, ये इसका H हो गया और इसके अलावा ये भी उसका H हो गया। इट्स स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर के दौरान हमें ये चीजें मालूम हो रही हैं कि ये एक ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब हमें ये भी पता है कि हम जो ऑक्सीजन पे लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, और यहीं पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। ये एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल यहीं पे बना लूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा H+H, और इसके अलावा यहीं पे भी H बना लेता हूँ। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, या दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल है। यहीं पे भी इसकी चार्जेस होंगी, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगी, यहीं पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहीं पे पॉजिटिव। अब होगा क्या कि ये एक मॉलिक्यूल है, यानी कि अब इसकी अगर डिस्टेंस की बात की जाए या इसकी शेप की बात की जाए तो इसकी जो शेप होती है बेंड शेप होती है। ओके, अब बैंड शेप होती है। और इसका जो डिस्टेंस की बात की जाए कि डिस्टेंस यहीं पे जो इनका बीच में डिस्टेंस होता है, जो एंगल बनती है वो हमारे पास एंगल 104.5 डिग्री बनती है। यानी कि ये इसकी एंगल है, ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का इसकी एंगल यही होती है। और अगर इनकी बात करें कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे कंबाइन होता है, यानी कि इसकी एक बॉन्ड होती है, बॉन्ड एक तो हमने डिस्कस की कोविलेंट बॉन्ड होती है, कोविलेंट। अब ये इसकी एक कोविलेंट बॉन्ड हो गई। ओके, अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कैसे साथ कंबाइन हो रहा है, ये याद रखेंगे कि कोविलेंट बॉन्ड जो होती है वो केमिकल होती है, केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड यानी कि वही बॉन्ड इसमें से मौजूद होगी। अगर कोई इसकी फिजिकल बॉन्ड की बात करें तो फिजिकल बॉन्ड अभी इसकी बनेगी जो कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होगी। हमें इतना समझ आ रहा है कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी कि हमें ये पता है कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और डिफरेंट होगी तो वो अट्रैक्ट टू ईच अदर करेंगी। अब यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के पास और यहीं पे ऑक्सीजन के पास जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगी। अट्रैक्शन के दौरान हमारे पास जो बॉन्ड बनेगी वो हमारे पास कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड नहीं होगी, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे पास फिजिकल बॉन्ड होगी, यानी कि हम इसे फिजिकल बॉन्ड कहेंगे, फिजिकल
बॉन्ड। अब ये जो हमारे पास फिजिकल बॉन्ड है वो फिजिकल बॉन्ड एक बहुत ही काम परफॉर्म करेगी। अब ये फिजिकल बॉन्ड इसकी ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है। ये जो है हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल तो दूसरे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड करेगी क्या, यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगी। उस रोल के दौरान अब ये क्या करेगी कि ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल था, बिल्कुल ऐसा करते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहीं पे और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यहीं पे एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, यानी कि इसमें से बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दो नहीं होगा। यहीं पे नेगेटिव, यहीं पे पॉजिटिव और यहीं पे पॉजिटिव, ये भी यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब हो क्या रहा है कि अगर मैं किसी भी ये किसमें ये को पार्ट्स में मौजूद है पानी, अगर इस एक मॉलिक्यूल को मैं यहीं से फोर्स लगा रहा हूँ यहीं पे पुश करने के लिए, तो यहीं पे अगर मैं धक्का दे रहा हूं तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये यहीं पे जाएगा। मगर इनमें से एक बॉन्ड मौजूद है फिजिकल बॉन्ड जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल को भी इससे साथ साथ एक ही डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी। अब इसको खींचने की वजह से यहीं पे एक प्रॉपर्टी मौजूद होगी, इसमें से वो क्या होगा, फ्लो करना शुरू करेगा। दिस फ्लो इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। अब इस फ्लो की वजह से हमारे पास क्या होगा, कोहेसिव फोर्स वगैरह मौजूद होते हैं। कोहेसिव फोर्स अभी डिस्कस करेंगे। ये कोहेसिव फोर्स जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप होता है किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। एक होता है कोहेसिव, कोहेशन भी कहा जाता है, और कोहेसिव और कोहेसिव कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसका पहला टाइप है। और इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है एडिशन और एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर बी, एडिशंस, एडिशंस और एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडेसिव, ये इसको दोनों नाम दिए जाते हैं, एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनका काम क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो एक जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से फिजिकल बॉन्ड मौजूद है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल को यहीं पे धक्का दे रहा हूँ, यहीं पे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ लेने की कोशिश कर रहा है। इसमें से एक प्रॉपर्टी मौजूद हो रही है, फ्लो हो रहा है। और फ्लो क्या होता है, फ्लो एक कोहेसिव फोर्स होता है। याद रखेंगे कोहेसिव फोर्स जो होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स में होता है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब सिमिलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स होगा। सिमिलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेशंस और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ये जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक साथ में अगर फ्लो कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, आपस में इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास कोहेशन है। अब कोहेशन ये क्या करता है, इट अलाउज टू फ्लो, यानी कि ये एक इजाजत देगा उन्हें मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने के लिए। इट अलाउज, अब वो जो है अलो करेगा मॉलिक्यूल्स को, अलो स्टोर किसके लिए, फ्लो के लिए। और उस वजह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीजें होती हैं वो फ्लो करती हैं। अब याद रखेंगे कि ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में ही नहीं होता, और ये जो हमारे पास दो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं ये हर एक लिक्विड में मौजूद होती हैं, चाहे वो शेड हो, हमारे कोई ऐसी चीज हो, पेस्ट हो, या हमारे पास वाटर मौजूद है, इसमें से प्रॉपर्टीज है। अब बात करें अगर एडिशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो एडिशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बयान करते हैं, हम जो कहते हैं कि एडिशंस। अब एडिशंस क्या है, एडिशंस हमारे पास इज अ फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इट इज अ फोर्स, यानी कि ये फोर्स है वो जो और कोहेशन था वो हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स में हो रहा था, और ये जो है हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ होगा। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करेगा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे पास ये जो हमारे फुट पाइप है या ट्रेकिया है, हमारे पास ये जो पाइप्स ऊपर जा रही हैं, ब्रेन के साथ साथ लिंकेज है, वहीं पे बिल्लड जाहिर सी बातें मौजूद होगी। अब बिल्लड मौजूद है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं आ रही। अब सवाल यही है ना कि ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से हर एक चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को बराबर खींचती है, तो फिर ये जो बिल्लड है अपर पार्ट पे क्यों जा रहा है। अगर इस सवाल का देखें तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या करता है, क्वेश्चंस हमारे पास एडिशन हमारे पास जो क्या करता है, फिल वेजल्स करता है। इट अलाउज टू फिल वेजल्स, इट अलाउज टू फिल
वेजल्स, यानी कि वेजल्स को फिल करने की कोशिश करता है। अब सीखो समझते हैं। सबसे पहले अब मैंने डिस्कस किया कि इट अलाउज फिल टू वेजल्स। अब एडिशन फोर्स की एक प्रॉपर्टीज है। देखो मैंने जब यहाँ पे बात की कि हमारे पास वेजल्स हैं, ये ऊपर जा रही हैं, एक वेजल्स है, एक वेजल्स है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। एक वेजल्स है, ये एक वेजिल है, ठीक है। अब इसमें से वेजिल्स में हम क्या कर रहे हैं, ब्लड या कोई फ्लूइड है वहीं पे क्रॉस करा रहे हैं। अगर यहीं पे ब्लड का ही मिसाल लेते हैं तो यहीं पे ब्लड ब्लड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब किस प्रॉपर्टीज की वजह से जा रहा है, एडिशन से हमें पता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में एक प्रॉपर्टीज है कि ये एक अलग मॉलिक्यूल है, और यहीं पे वेजल्स के भी मॉलिक्यूल जाहिर सी बात होंगे। अब वेजिल से जो मॉलिक्यूल है और वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में बांड बना रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करें। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि यहीं पे जो ब्लड या वाटर मौजूद है वो वेजिल्स के ऊपर जा रहा है। अब एडिशन फोर्स की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई वो हो गई कि इट अलाउज टू फिल वेजल्स। के अलावा हमारे पास जो दूसरी चीज होती है वो प्रॉपर्टीज कुछ कह रहे थे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में मौजूद है वो होती है हाई हीट कैपेसिटी, हाई हीट हाई हीट कैपेसिटी। अब हाई हीट जो कैपेसिटी है वो वाटर की एक प्रॉपर्टीज है जिसे हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, और हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी। अब ये जो प्रॉपर्टीज है वो वाटर की प्रॉपर्टीज है। हमने पीछे डिस्कस किया कि डायपोल की वजह से जो वाटर में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आ रही थी। अब उसमें से पहली जो प्रॉपर्टीज है हाई हीट कैपेसिटी है। अब हाई हीट कैपेसिटी को हम दूसरा जो नाम देते हैं हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब हीट कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो हम बयान करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी which is required, जो कि required हो, which is required किसके लिए, which is required to। अब ये जो बता रहा है कि हीट कैपेसिटी जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से है या किस तरीके से होता है, उसमें से हम बता रहे हैं कि इसमें से द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को रेज करे, टेम्परेचर ऑफ किसका, ऑफ 1 मिलीग्राम, ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस है जो हमारे पास उसका 1 मिलीग्राम ऑफ द सब्सटेंस को अगर कोई भी करती है सेल्सियस, 1 सेल्सियस की वजह से, तो हमारे पास वो क्या कहती है, बाय अ 1 सेल्सियस, 1 सेल्सियस के या सेंटीग्रेड के हैं, इसे हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कोई रिक्वायर्ड हो, विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस है, बाय 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड की वजह से जो भी हमारे पास 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस है उससे अगर टेम्परेचर रुका आगे बढ़ाए तो हम उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास अगर जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड है तो 15 तो 16 हो जाए, 16 सेंटीग्रेड हो जाए, अगर 16 है तो 17 हो जाए, 70 सेंटीग्रेड है तो वो 17 सेंटीग्रेड हो जाए। अब इसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर 17 है तो 18 हो जाए, 17 सेंटीग्रेड तो 18, ओके। यानी कि ये चीज 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पे अगर कोई मिलीग्राम ऑफ वाटर है उसे अगर हीट दे रही है तो हम इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं हाई हीट ऑफ कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज। वाटर की प्रॉपर्टीज जो है हाई हीट कैपेसिटी है, और इसके अलावा हाई स्पेसिफिक हीट वगैरह भी इसे कहते हैं। तो फिर हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हाई हीट वेपोराइजेशन, हाई हीट वेपोराइजेशन। अब हाई हीट वेपोराइजेशन क्या है, हाई हीट वेपोराइजेशन में हम सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट, यानी कि कोई एक लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल मौजूद है इसे वेपर की सूरत में फॉर्म के ऊपर कर देना, आबी बुखारात की सूरत में उसे एवापोरेट करा देने वाली प्रॉपर्टीज को कहते हैं हाई हीट वेपोराइजेशन। अब हाई हीट वेपोराइजेशन की डेफिनेशन को देखें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, जो कि रिक्वायर्ड हमारे लिए, रिक्वायर्ड टू किसके लिए, रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड, चेंज द वाटर
change the water into the vapor state. Vapor state is called, हम उसे क्या कहेंगे, इस state is called, उसे हाई हीट ऑफ कैपेसिटी कहा जाएगा, is called high heat of vaporization, high heat of vaporizations. अब उसे हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट कह सकते हैं, रिक्वायर्ड टू चेंज द वाटर इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन से ये मुराद है कि हम जो लिक्विड स्टेट है, जो भी वाटर या कोई भी लिक्विड हम उठा सकते हैं, उसको अगर हम कोई टेम्परेचर देके उसे इवेपोरेट करा रहे हैं तो उसको हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दिया जाएगा। अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन में हो क्या रहा है कि हम जो लिक्विड स्टेट या कोई भी ऐसी चीज है उसे वेपर्स की सूरत में, हम आबी बुखार वेपर्स की सूरत में एवापोरेट करा रहे हैं, उसे हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन से मुराद यही है कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज मैसिव, यानी कि वाटर की जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हमारे पास क्या है, मैसिव है। मैसिव यानी कि वो बहुत बड़ी है, यानी कि मैसिव। अब मैसिव हमारे पास कितनी है, 574 के किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। अब हाई हीट वेपराइजेशन से मुराद ये है कि ये जो इसकी हाई वेपराइजेशन है वो हमारे पास मैसिव है, और वो है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, यानी कि ये हमारे पास 1 किलोग्राम के लिए हमारे पास कितनी कैलोरीज हो जाएगी, अगर मैं से टोटल कैलकुलेट करूं तो हमारे पास ये बन जाएंगे 5,74,000, यानी कि 5,74,000 कैलोरीज पर कैलोरीज। अब ये जो है हमारे पास वो कैलोरीज किसके लिए होगी, 1 किलोग्राम के लिए होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर उठाता हूं तो उसमें से अगर मैं इसे इतनी एनर्जी दूंगा तो फिर उसमें से हमारे पास वो जो है वाटर या कोई ऐसा वाटर जो है हमारे पास एवापोरेट हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम जो वाटर है उसे एवापोरेट करने के लिए यहाँ तो हम 100 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे सकते हैं, यहाँ तो हम इतनी एनर्जी दे सकते हैं। अब इतनी एनर्जी देने के फायदे, अब इतनी एनर्जी हम दे तो नहीं सकते। पहली सवाल, आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि जो हमारे पास डेली बुनियाद के लिए हम जो काम करते हैं उसके लिए जो हम कैलोरीज का इस्तेमाल करते हैं वो भी इससे बहुत कम है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम जो भी हमारे पास जिंदगी में जो काम करते हैं, हमारा ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, यहाँ से कोई काम है आप डेली लाइफ की बुनियाद पे हम जो भी काम करते हैं उनके लिए हमारी जो बॉडी को डेली एक मैक्सिमम जो जो नॉर्मल मेन है उसको जो एनर्जी रिक्वायर होती है कैलोरीज की सूरत में वो हमारे पास होती है 1800 to 2200। अब यही जो है एनर्जी, ये जो है किलो कैलोरीज हमारे पास क्या पर डे। अब पर डे के बुनियाद पे हम लोग इतनी कैलोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अगर इससे कंपेयर करें तो ये बहुत भारी है, मैसिव है। अब ये जो हमारे पास इतनी कैलोरीज नहीं हो सकती, और हमारे पास जो 100 सेंटीग्रेड है, आज तक कभी भी ऐसा सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर एनवायरनमेंट में, लिविंग एनवायरनमेंट में नहीं हुआ। तो इसका फायदा ये है कि हमारी जो बॉडी में जो इतना पानी मौजूद है वो आसानी से एवापोरेट नहीं हो सकता। इसका यही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज की तो हमारे पास होती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन आपने बहुत बार प्रैक्टिस होगा, आपने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब आप कोई एक पॉट लेते हैं या कोई ऐसी चीज होती है, मैं यहीं पे पॉट बना लेता हूँ, ये कोई पॉट है, उसमें से अगर आप कोई भी जो हमारे पास ऑयल्स मौजूद है, वो चाहे कुकिंग ऑयल हो या कोई ऐसा सर में लगाने वाला तेल हो या कोई भी ऑयल हो, अगर आप इसे वाटर में वहीं पे ड्रॉपलेट करा देते हैं, ये जो है हमारे पास ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप्स अगर हमने यहीं पे एंटर कराए हैं तो एंटर कराने के दौरान हमारे पास ये क्या होगा कि हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप्स होते हैं वो हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर्स होते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर्स हैं।
अब नॉन पोलर ये होगा क्या, इसकी प्रॉपर्टीज में से एस्क्यूलेंट हाइड्रोफोबिक एस्क्यूलेंट से मुराद ये है कि ये जो नॉन पोलर हमने ऑयल ड्रॉप किसी वाटर में ऐड किए हैं तो वो नॉन पोलर होने की वजह से हमारे पास, हमें पता है कि वाटर जो है, वाटर H2O जो है हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल है तो ये क्या करेंगे कि ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। यहीं पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते करते एक पॉइंट ऐसी आ जाएगी कि ये जो है दोनों एक ही जगह पे डिफ्यूज हो जाएंगे और ये जो है हमारे पास दोनों जो ड्रॉपलेट है हमें ऐसे ही बीच में नजर आएंगे। अब इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सपीलियन। अब हाइड्रोफोबिक एक्सपीलियन से क्या मुराद, हम कहते हैं कि इट इज टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलाइज ऑयल ड्रॉप इनटू द लार्ज ड्रॉपलेट, यानी कि ये जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, इट इज अ टेंडेंसी, कह सकते हैं इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू कोलाइज ऑयल ड्रॉप। और जो ऑयल ड्रॉप है हमारे पास वो कहाँ जाएगा, ऑयल ड्रॉप इनटू द लार्ज ड्रॉपलेट, वो जो है हमारे पास लार्ज ड्रॉपलेट बन जाएंगे, लार्ज ड्रॉपलेट। अब हमने यहीं पे एक नोटिस किया कि हमने जो दो छोटे से ड्रॉपलेट थे, हमने वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया कि हमने उसे एकदम मिर्ज करा दिया। हमने वो जो वाटर था वाटर में ऐड कराया, तो वाटर ऐड करने के दौरान उन्होंने नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी उन्हें ब्रेक करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया तो ब्रेक करने के दौरान वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड, हमें पता है कि वो फिजिकल बॉन्ड ऑफ द वाटर थी, उन्हें एक ब्रेक करते करते उन्होंने एक ऐसी सीक्वेंस, ऐसी स्ट्रक्चर बना ली। अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सपीलियंट कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर होता है। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी, फोर्थ वन इज है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर में क्या मुराद है कि वाटर जो है हमारे पास मॉलिक्यूल है, हम इसे आयोनाइज करा रहे हैं। हमें पता है कि अगर हम वाटर है, वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, H2O अगर मैं इसे आयोनाइज करा दूं, आयोनाइज कराता हूं तो आयोनाइज होने के दौरान हमारे पास ये जो क्या होंगे, और एक तो H प्लस आइंस में हो जाएगा कन्वर्ट और हमारे पास OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। और हमें ये प्रॉपर्टीज भी पता है कि जो हमारे पास H प्लस आइंस देते हैं हम उसे एसिड कहते हैं, एसिड, और OH नेगेटिव आइंस देते हैं हम उसे बेस कहते हैं। यानी कि एसिड और बेस मिलके हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे हम वाटर कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या होंगी, बेस होंगे, बेस। ओके, अब ये जो रिएक्शंस हो रहा है ये रिएक्शंस रिवर्सिबल है, यानी कि ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, ये रिएक्शन ऑफ वाटर। और ये जो है मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेन, याद रखेंगे कि इसमें से होता है मेंटेन करते हैं, किस चीज को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। और ये जो हमारे पास आते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे। ओके, तो फिर इसमें से क्या हो रहा है कि हमने H2O को एसिड और बेस में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम एसिड और बेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रॉपर्टीज को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स, अब इसे और जो नाम दे सकते हैं वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स का भी नाम देख सकते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि ये जो दोनों है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एसिड के तौर पे भी काम कर सकता है और बेस के तौर पे भी काम कर सकता है। यानी कि ये जो है एसिड के तौर पे भी काम करेगा, एसिड और प्लस बेस होगा। अब एसिड और बेस, इसमें से प्रॉपर्टीज में से क्या क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज में से हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि वो जो एक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो एक्ट करेगा, एक्ट एज बफर, एक्ट एज बफर। वो जो है मॉलिक्यूल्स है वाटर का वो बफर की तौर पे एक्ट करेगा। अब बफर की तौर पे एक्ट करने के लिए, एक्ट करने से हमें ये फायदा होगा कि जो बफर है वो मेंटेन करेगा पीएच ऑफ द सब्सटेंस। अब बफर जो होता है वो पीएच ऑफ द सब्सटेंस को मेंटेन करता है। अब उसमें से वाटर की जो पीएच होती है वो मेंटेन रहती है, इसलिए हमें वाटर कभी भी नुकसान नहीं देता। और ये जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, यानी कि अगर बफर की बात करें, बफर की, तो बफर हमारे पास मेंटेन करता है, मेंटेन किस चीज को, मेंटेन करता है पीएच को ऑफ द सब्सटेंस, मेंटेन पीएच ऑफ सब्सटेंस, पीएच ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो भी इसमें सब्सटेंस है उसकी जो पीएच है वो मेंटेन करता है। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास एनावेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर है, यानी कि हमारे पास ये फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, एनावेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर।
बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि ये हमारे पास इनाबिलियस बिहेवियर है किस चीज का, वाटर का। मैं सबसे पहले यहीं पे हम इनाबिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम जब इनाबिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर बात करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहीं पे वाटर जो है लिक्विड में है, अगर ये किसी कंटेनर में है तो कंटेनर के दौरान के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं। इनमें से कुछ डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब नहीं है, वो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस हैव डिस्टेंस, जाहिर सी बात है इनमें कुछ डिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स के। और डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म। अब जाहिर सी बात है जब डिस्टेंस हमारे पास जो है लिक्विड का है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वाटर ही उठा लें तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर उसमें से जो हमारे पास बॉन्ड होगी नॉन यूनिफॉर्म है, तो बॉन्ड भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म बॉन्ड इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म, हमारे पास जो बॉन्ड होगी वो खुद भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म में है। जाहिर सी बात है अगर हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास जो होता है लिक्विड में वो एक खास शेप नहीं देता। अगर हम किसी गिलास में डालें तो वो पानी जो है गिलास की सूरत इख्तियार कर लेता है, अगर मैं किसी जग में डालता हूं तो वो जग की सूरत इख्तियार कर लेगा। अगर कोई दूसरा एक कंटेनर हम उठाते हैं तो वो उस कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेता है। तो फिर वो इसलिए होता है कि इनमें से डिस्टेंस होता है, पहली सी बात तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म है तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि उसमें जो हमारे पास बॉन्ड होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म बॉन्ड होगी। तो फिर इसलिए वो जो हमारे पास लिक्विड है वो उसकी शेप खास कोई भी नहीं होती। तो फिर यहीं पे एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आइस जो होती है, आइस वो वाटर पे फ्लोटिंग कैसे करती है और आइस में शेप जो है मखसूस कैसे आ जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर ये मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रा की है ये कहें तो हमारे पास एक लिक्विड था, और इस लिक्विड को मैंने जब फ्रीजिंग करना शुरू कर दिया तो फ्रीजिंग के दौरान मेरे पास ये जो है वो जो सेम शेप में ही बना लेते हैं यहीं पे। ये जो है हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूल्स यूनिट पर एरिया वो जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि यहीं पे जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल वही मॉलिक्यूल्स हमारे पास कम हो जाएंगे। यानी कि मॉलिक्यूल्स कम होना मतलब उसमें से जो हमारे पास है डेंसिटी कम हो गई है। द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया इज नोन एज डेंसिटी। अब यहीं पे जो है हमारे पास डेंसिटी कम हो चुकी है, ऐसा कहें तो हमारे पास ये आइस है। अब ये आइस जो है हमारे पास यूनिफॉर्म बॉन्ड्स बना लेंगी। अब कैसे देखो, सबसे पहले ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे यहीं पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहीं पे 20 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अलावा यहीं पे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि यहीं पे 12 मॉलिक्यूल्स और यहीं पे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हुए वाटर के। और तो और इनमें से जो हमारे पास हमारे ये बांड है वो बांड भी हमारे पास यूनिफॉर्म बांड में आ गए। कैसे देखो, सबसे पहले ये जो हमारे पास बांड बनाएंगे ये इस तरीके से कुछ बनाएंगे, ये इसकी बांड ये बिल्कुल यूनिफॉर्म में होगी, और इसीलिए हमारे पास जो कि आइस क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप्स बहुत ही एक अच्छी होती है और वही शेप्स देते हैं। तो सबसे पहले इनकी पहली बात तो डेंसिटी बिल्कुल कम हो गई। अब अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है हमारे पास 4 सेंटीग्रेड पे हाई होती है, और इसके अलावा हमारे पास ये जो है डेंसिटी कम होने की वजह से ही हमारे पास जो है वो जो वाटर में जो है आइस वो तैरती हुई नजर आती है। ये है उसके प्रॉपर्टीज ऑफ द आइस में। अब जो तैरती हुई नजर आती है इसका बेनिफिट्स क्या है, हमारे पास ये बेनिफिट्स क्या है, ये जो समुद्र वगैरह होते हैं जो ज्यादा होते हैं लो टेम्परेचर होने की वजह से वहीं पे क्या हो जाता है कि बर्फ जम जाती है। अब अगर ये प्रॉपर्टीज में आइस में ना होती कि डेंसिटी अगर हाई होती तो डेंसिटी वहीं पे वाटर में ही अंदर चली, वो जो आइस है वो अंदर ही जमना शुरू कर देती। अब वहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, फिश थी, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से उन्हें वही तो उन्हें इफेक्ट होता है। इसलिए ये जो एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर है इससे उनका वही बेनिफिट है कि वो जब भी लो टेम्परेचर आता है तो वो हमारे पास तैरती हुई नजर आती है। ये वाटर की प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, अगर समझ आइए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।